हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरव है। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आया हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं हमेशा अपने पिता के काफी करीब रहा हूँ, जो मेरी पत्नी को न कभी समझ आया और न पसंद। पिछले 1 साल से मेरे पिता कुछ ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। वो रीनल और कमजोर दिल जैसी बीमारियों को झेल रहे हैं और अकेला बेटा होने की वजह से मैं ही उनका ध्यान रखता हूँ। मेरा काम ये पक्का करना भी है कि वो हर हफ्ते 3 बार क्लिनिक होकर आए ताकि उनका डायलिसिस हो सके। बस इसी वजह से वो जिंदा है, क्योंकि उन्हें अभी तक किडनी देने वाला कोई नहीं मिला है। मेरा भी टेस्ट हुआ था, पर मेरा भी उनसे मैच नहीं हुआ। मैंने अपने परिवार के लोगों से बात कि वे एक बार चेक करवा ले कि अगर उनका और मेरे पिता का मैच हो जाता है, पर वो अपनी किडनी किसी और को देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि बुढ़ापे में उन्हें दिक्कत हो सकती है। मैं उनकी बात समझ सकता था, लेकिन अगर मेरे पास मौका होता तो मैं अपने पिता की जान बचाने से कभी नहीं झिझकता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी किडनी दान करने के बाद भी सुकून की जिंदगी जीते हैं, लेकिन मेरे कितने भी मनाने पर वो नहीं माने। ये मेरे लिए बहुत निराशाजनक था, क्योंकि कुछ लोग सच में किसी मरते हुए आदमी की जिंदगी बचा सकते हैं और फिर भी नहीं बचाते। लेकिन उन सब से भी बुरी मेरी पत्नी मान्या थी। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे पिता कितने बीमार है या कितना अपनी मौत के करीब हैं। उसके पास हमेशा कुछ बुरा या असभ्य कहने को कुछ होता था। वो ये समझ ही नहीं पाती थी कि मैं अपने पिता के लिए बाकी जिम्मेदारियां, जैसे उसके नखरे झेलना, क्यों नहीं निभा पा रहा था। लेकिन अगर मैंने कभी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया तो वो मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा करती थी। हर दिन जब मैं घर आता था तो वो दीवार के सहारे खड़े होकर मुझे काफी समय तक घूरती रहती और फिर एक ही बार में बरस पड़ती। उसका सिर्फ इतना ही सवाल रहता कि मैं कहाँ था, क्या कर रहा था और इतनी देर कैसे हो गई। मेरे पास हमेशा एक ही जवाब होता था। मैं अपने पिता का इलाज कराने के लिए उन्हें क्लिनिक ले गया था। फिर मैं उन्हें घर वापस लाया और उनकी नर्सों की उनको लेटाने में मदद की। आखिर में ये आदत इतनी बेकार हो गई कि मुझे ऐसे लगने लगा मानो न मैं आराम से बैठ सकता हूं और न अपने पिता से ढंग से बात कर सकता हूं। घर आकर मुझे वही सब दोबारा झेलना पड़ता था। और आज दोपहर मेरे घर में घुसने से पहले ही उसका मूड खराब चल रहा था। जैसे ही मैं अंदर आया और अपना जैकेट उसकी जगह पर रखा, वो तुरंत मेरे पास आकर पूछती कि हमारे पास एक नई कार या कोई बिजनेस का आइडिया क्यों नहीं है, ताकि हम और पैसा कमा सके। आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन मेरे पिता एक बहुत अमीर आदमी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने उनसे कभी पैसा नहीं मांगा। वो इसलिए था कि जैसे ही मैं कमाने लायक हुआ, मैं खुद के दम पर खड़ा होना चाहता था। हाँ, इसका मतलब है कि मैं बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं। मेरी बीवी एक बात नहीं जानती, मैंने घर, इंश्योरेंस, टैक्स और बाकी चीजों के लिए कर्ज लिया था। मैंने उसे नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है जितना हो सके वो कर्ज से उतना पैसा निचोड़ने की कोशिश करेगी जितना वो कर सकती है, और फिर इसे उड़ाती चली जाएगी, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि उसके पास कितना पैसा है, जबकि असलियत में उसके पास कुछ भी नहीं है। वो गरीब है। जब मैं घर वापस आया और किचन में बैठकर बिल्स देखने लगा तो मान्या मेरे पीछे पीछे आई, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मेरे सामने एक कागज रखकर पूछा, तो तुम मुझे कब बताने वाले थी कि तुमने इतना बड़ा कर्ज लिया है, जबकि तुम्हें पता है मैं इससे अपने लिए कुछ अच्छा खरीद सकती हूं? या ये तब तक छुपा कर रखने का इरादा था जब तक ये खत्म नहीं हो जाए? उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए अपनी शक्ल बना ली। तो फिर मुझसे कुछ कहना नहीं है? ये बात पक्की थी कि वो मुझसे गुस्सा थी, क्योंकि मैंने उससे ये बात छुपा कर रखी थी। मैंने गहरी सांस ली और फिर उससे कहा कि ये कर्ज मैंने अपने बिल्स को भरने के लिए लिया था, जो कि पिछले 5 महीने से नहीं भरा गया है। मैंने कहा, क्या तुम्हें इस घर में रहकर कहोशी नहीं मिलती? उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, पर मैंने उसकी बात काटते हुए बोला, जिंदा रहने के लिए क्या तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा कार, नहाने का साफ पानी और बिजली नहीं चाहिए? मैं वहां से निकलकर दूसरे कमरे में जाने लगा तो वो मेरा पीछा करते हुए ये चिल्लाती है कि क्योंकि हम दोनों शादीशुदा है तो आधा पैसा उसका है। मैंने उसे याद दिलाया कि जब मैंने कर्ज लिया था तब वो मेरे साथ नहीं थी, उस वजह से सारा पैसा मेरा हुआ, न कि उसका। मैंने उससे कहा, और तुम्हारे पास इस कर्ज को चुकाने का कोई तरीका भी नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना सारा पैसा तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, ये जानते हुए कि तुम सारा पैसा फालतू चीजों पे उड़ा दोगी? मैं अपना घर और अपनी कार किसी को बेचना नहीं चाहता, और मुझे अपने पिता की देखभाल में मदद करने के लिए कुछ समय के लिए छुट्टी भी लेनी पड़ी। इस हफ्ते उन्हें हॉस्पिटल केयर में रखा जाएगा
क्योंकि जब भी उन्हें डायलिसिस के लिए भेजा जाता है तो उनकी दिल की धड़कन धीरे हो जाती है और डॉक्टर्स को यह भी नहीं पता कि वो कितने दिन और जिंदा रह पाएंगे। इसलिए मैं अपने पिता की देखभाल के लिए वो सब करूंगा जो एक बेटा कर सकता है, और सब कुछ करने को तैयार हूं जो मुझ जैसे इंसान को करना चाहिए एक ढंग के घर में वापस आने के लिए। मान्या ने मेरी तरफ शक्ल बनाते हुए कहा कि मैं उस बूढ़े आदमी यानी मेरे पिता पे समय बर्बाद कर रहा हूं। उसने बोला कि इतना अमीर होते हुए भी वो अपने गरीब बेटे की मदद नहीं कर रहा था। मैंने उससे कहा कि अगर उसे ये पसंद नहीं आ रहा तो उसे कोई दूसरा आदमी ढूंढ लेना चाहिए ताकि वो उसे आराम से परेशान कर सके, पर उसका कोई हीकू नहीं बनता कि वो मेरे पिता के बारे में ऐसे बात करे। 1 मिनट शांत रहने के बाद उसने अपना रवैया तुरंत बदल लिया। मेरे पास आकर मुझे फुसलाने की कोशिश करने लगी। तुम्हें पता है, तुम अपने पापा से कभी भी पैसों की मदद मांग सकते हो। वैसे भी वो मरने की हालत में ही हैं, तो वो इतने पैसों का करेंगे भी क्या? ऐसा तो है नहीं कि मरने के बाद वो ये सारा पैसा अपने साथ ले जाएंगे। मैं उसके इन स्वार्थी शब्दों को सुनकर दंग रह गया था। मैं उसके बगल से हमारे कमरे में गया और उसकी पसंदीदा सूटकेसेस बिस्तर पर फैला दिए। फिर मैंने उसकी तरफ इशारा किया और उसे कमरे में आने को कहा। जब वो कमरे में आई तब मैंने उससे पूछा कि उन दोनों सूटकेसेस में से वो किसमें अपने कीमती कपड़े पैक करना चाहती है और किसमें अपने प्यारे बेल्स जो उसने अपने परिवार के साथ इकट्ठा किया था। उसे थोड़ी देर बाद समझ में आया कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूं। तुम मुझे घर से बाहर निकलना चाहते हो? वो इतनी जोर से चीखी कि मेरे पड़ोसी के कुत्ते भौंकने लगे। मैंने उससे कहा कि मैं उसके रवैये और उसकी हरकतों से तंग आ चुका हूं। मैंने उससे कहा कि उसे तलाक में बहुत कुछ नहीं मिलेगा और उसे कुछ हफ्तों में मेरा वकील जरूर मिलने आएगा, लेकिन तब तक उसे पैकिंग करके इस घर से निकलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मान्या ने अपने परिवार को बुलाया और वो सभी मेरे घर में घुसते ही सब कुछ देखने परखने लगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो सिर्फ मान्या के सामने को छेड़ते, पर वो मेरे पूरे घर को बर्बाद करने पे तुले हुए थे। वहां मान्या का सामान ट्रक में भरा जा रहा था और यहां मैं अपना सामान उनकी जगह पे रख रहा था। ये करते हुए मुझे मान्या के पापा ने देख लिया। वह मुझे कोने में लाकर घूरता रहा और कहने लगा कि उसकी बेटी के साथ मैं गलत कर रहा हूं और इससे बड़ी कोई और गलती हो ही नहीं सकती। उसने बोला कि उसका परिवार तलाक में विश्वास नहीं करता और जो मैंने उसकी बेटी के साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि उसकी बेटी परिवार को मेरी तरह महत्व नहीं देती, और मैंने उससे से पूछा कि अगर वो बीमार होता और मरने की कगार पे होता तो क्या वो ये उम्मीद नहीं करता कि उसका बच्चा उसकी देखभाल करे। वह थोड़ी देर रुककर सोचने लगा कि उसे क्या कहना चाहिए। फिर अपनी जीभ चटकाते हुए बोला कि वो वैसा अपनी बेटी से उम्मीद करेगा, न कि अपने बेटे से, क्योंकि औरतों को इन कामों के लिए रखा जाता है, मर्दों को नहीं। मैं उनके जवाब से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि वो एक लैटिन घर से आते हैं और उनका और मेरा रहन सहन बहुत अलग है। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी बेटी की बातों सुन सुनकर थक गया था और ये भी बोला कि उनकी बेटी मुझे हमेशा ऐसा महसूस कराती है जैसे मैं अपने पिता की देखभाल करके कुछ बहुत ही गलत कर रहा हूं। मैं चुपचाप रहकर ऐसी बातें नहीं सुन सकता था। वह मेरे करीब आकर मेरी कान में फुसफुसाने लगा, तुमने जो हमारी मान्या के साथ किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। तुम कभी भी इस परिवार को नहीं भूल पाओगे। मैंने उसे और उसके परिवार को मेरे घर से बाहर निकल जाने को कहा। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पिता की देखभाल का काम वापस वैसे ही शुरू कर दिया और उसके बाद मैं उन्हें घर ले आता हूँ और उनके साथ जितना हो सके उतना समय बीतता हूँ। इस पूरे समय मेरे 2 बच्चे अपनी माँ को मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हुए चुपचाप देखते रहे। मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि उनकी माँ परिवार के साथ बिताया हुआ समय जरूरी नहीं मानती और उसे लगता है कि ये सब टाइम पास है, अगर उसे इससे किसी तरह का फायदा नहीं होता। और नहीं, ये पहली बार नहीं है कि मुझे अपने बच्चों को ये समझाना पड़ा है कि उनकी माँ इस तरह क्यों हरकतें करती है। उसने अपने परिवार से ये बकवास हरकतें सीखी हैं और मुझे इसके बारे में हमारी शादी और 2 बच्चे होने के बाद पता चला। कुछ समय बाद 1 हफ्ता हो गया है जब से मैंने तालक की अर्जी दी है। हालांकि शुरुआत में मान्या इस पर साइन नहीं करना चाहती थी, तो मैंने ये झूठ बोलकर साइन करवाया कि मैं उसे एलमोनी दूंगा। उसे ये नहीं पता कि एलमोनी बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, लेकिन जो भी हो मैं तो उससे बच गया। 2 महीनों में ही उसे समझ आ गया कि उसे तो कुछ खास मिल ही नहीं रहा है, लेकिन वो मेरी टेंशन नहीं थी। मेरे पिता को हाल ही में हॉस्पिस में रखा गया है और उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही।
मैं अभी अभी उनसे मुलाकात करके वापस आया हूं और तभी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वो ठीक हो जाए, पर मुझे भी पता है उसके बहुत कम चांसेस है। मैंने उस रात जल्दी सोने का फैसला किया और आधी रात को करीब 3 बजे मुझे एक फोन आया। उस डॉक्टर ने मुझे ये बताने के लिए फोन किया कि मेरे पिता नींद में ही चल बसे। मैं ये सोच सोच कर पागल हुए जा रहा था कि उनके अंतिम समय में मैं उनके साथ भी नहीं था। मैं उस रात दोबारा नहीं सो सका। अगली सुबह मेरे दरवाजे पे दस्तक आई। दरवाजे के उस तरफ एक बहुत ही अच्छे सूट में एक आदमी एक ब्रीफकेस लेकर खड़ा था। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए और उसने मुझे बताया कि वो मेरे पिता का वकील और एक अच्छा दोस्त भी था और वो मेरे पिता के अंतिम संस्कार में मेरी मदद करने और मेरे पिता की वसीयत पर बात करने वहां आया था। हम अंदर किचन में बैठे और उसने तुरंत मेरे सामने कुछ कागज रख दिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे पिता ने अपनी वसीयत में किसी और को शामिल किया है, और उनके वकील ने मुझे बताया कि मैं अकेला बेनिफिशियरी था और मेरे पिता के पास जो कुछ भी था वो सब अब मेरा है। इस जानकारी से मैं स्तब्ध रह गया। मेरा मतलब है कि मैं जानता था कि मेरे पिता अमीर थे और मैं उनका इकलौता बेटा था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी सारी संपत्ति मुझे ही मिलेगी। लेकिन जब मैंने इस बात को ध्यान से सोचा तो मुझे याद आया कि परिवार का एक आदमी भी उनसे मिलने नहीं गया था, तो उनका सारा कुछ मेरे लिए छोड़ देना सही ही लगता है। तो पिछले 6 घंटों में मैं गरीब से करोड़पति बन गया हूँ। मैंने तुरंत अपनी पूर्व पत्नी के बारे में सोचा और अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो क्या करेगी। लेकिन मैंने फिर भी उन कागज पे साइन किया और वो वकील भी वहां से तुरंत चला गया। मुझे पता था कि मुझे अपने पिता के अंतिम संस्कार की योजना बनाना शुरू करना होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर पाता, मेरे दरवाजे पर एक और नॉक आई। जैसे ही मैंने देखा, ये मान्या थी। मानो मेरा दिमाग खराब हो गया। जो कुछ हुआ उसके बारे में वो इतनी जल्दी सब कुछ कैसे जान सकती थी। मैंने उसे अंदर आने दिया। उसने अंदर आते ही पूरा मूड बदल दिया। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तो इतनी सुबह मुझे किस वजह से तुम्हें देखने का मौका मिला? उसने शक्ल बनाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता का हाल ही में निधन हुआ है और यह भी पता है कि तुम्हें उनका पैसा विरासत में मिला है। उसमें से आधा पैसा मेरा है और या तो तुम मुझे वो पैसा शांति से दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। मैं इस बात पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मैंने उसे बोला कि वो पागल है अगर उसे लगता है कि इसमें से एक भी रुपया उसे मिलेगा। मैंने उससे कहा कि जब हमारा तलाक हुआ था तब मेरे पास ये पैसे नहीं थे, तो सीधी भाषा में उसका इन पैसों पर कोई हेक्खू नहीं बनता। वो गुस्से से एकदम लाल हो गई। वो खड़ी होकर मुझ पर हमला ही करने वाली थी कि मैंने उसे बोला कि उसे उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उसने एक कदम पीछे हटकर बोला कि ये आखिरी बार नहीं है जब हम इसके बारे में बात करेंगे, और मुझे पता था कि इसका मतलब क्या है। जब तक मैं उसकी मांगे नहीं मान लेता, उसका परिवार मुझे परेशान करता रहेगा, पर मैं वैसा कुछ होने नहीं देने वाला था। मैंने उससे कहा कि उसे मेरे घर से अब बाहर निकल जाना चाहिए, और वो चुपचाप निकलने भी लगी। लेकिन जाने से पहले उसने मुझसे पूछा कि क्या वो बच्चों से बात कर सकती है, और मैंने उससे कहा कि वे सो रहे थे और उन्हें अभी तक दादाजी के डेथ के बारे में नहीं पता है, और मैं उन्हें इस बात का पता मान्या से नहीं होने दूंगा। फिर उसने मुझसे वादा किया कि मैं कोर्ट जाऊंगी और उनकी कस्टडी जीतूंगी। तुम उनके साथ रहने लायक नहीं हो। मैंने उससे पूछा कि वो बच्चों का ध्यान कैसे रखने वाली थी। उसके पास न खुद के रहने के पैसे थे और न खुद का घर खरीदने के। यहाँ बच्चों के अपने कमरे हैं और उनकी देखभाल के लिए मेरे पास दुनिया का सारा पैसा है, तो उसे जो करना है वो करके देख ले। आखिर में बेवकूफ वही लगेगी। थोड़े समय बाद, उस दिन से अब तक लगभग 1 महीना हो गया है, मैं अपने पिता को शहर के सबसे अच्छे कब्रिस्तानों में से एक में दफना पाया, और कल मैं उनकी कब्र पर नए फूल चढ़ाने के लिए कब्रिस्तान गया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उनकी कब्र पूरी तरह से किसी ने तबाह कर दी थी। उनकी कब्र के आसपास पत्थर पड़े हुए थे। मैंने नीचे देखा कि वहां कुछ लिखा हुआ है। उसे पिया रच कर मैं चौंक गया। इसमें लिखा था, पैसा उसका है जब तक तुम उसे वो सब नहीं दे देते, और अगर नहीं दिया तो तुम्हारे बाप के साथ ऐसा ही करते रहेंगे। मैंने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो हजारों टुकड़ों में हर जगह फैल गया। कोई किसी की कब्र को कैसे गंदा कर सकता है? मैंने तुरंत पुलिस को फोन करके उन्हें इस बात की सूचना दी। उन्होंने मुझसे कहा कि वे रात में कब्रिस्तान पर नजर रखेंगे ताकि वो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ सके। मैं तुरंत लोगों को बुलाया ताकि वो कब्र को ठीक कर सके। मैं गुस्से में तो था और मुझे कोई सरप्राइज नहीं लग रहा था।
मान्या का परिवार हमेशा से पागल ही रहा है और मैं जानता था कि ये दोबारा होगा। मैंने मान्या को मैसेज किया कि वो मेरे पिता की कब्र के साथ ऐसा कर सकती है, और जैसे कि मैंने उम्मीद की थी वैसे ही उसने मुझे जवाब दिया। उसने कहा कि उसे नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, पर हम दोनों ये जानते थे कि उसने ये सब सिर्फ आधी विरासत के लिए ही किया था, और मुझे पता था कि मैं किसी भी तरह से उसकी बात नहीं मानने वाला था। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो मेरे साथ या मेरे पिता की कब्र के साथ क्या करते हैं। अगर मैंने उसकी मांग मान ली और अपने पिता की मेहनत की कमाई उसे दे दी तो मुझे पता था मेरे पिता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। घर जाकर मैंने ये सब भूलने की कोशिश की। मैंने रात के लिए पिज्जा ऑर्डर करने और अपने बच्चों के साथ मूवी देखने की योजना बनाई, लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि उसे अपने दोस्तों के साथ कोई रेस देखने जाना है, और मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि क्या वो अपनी दोस्त अनन्या के यहाँ रात बिता सकती है। मैंने उन दोनों को उन सबके के लिए हाँ कह दी, और भगवान का शुक्र है कि मैंने उन्हें जाने दिया, क्योंकि कुछ देर बाद ही किसी ने खिड़की से ईंट फेंकी, और इससे पहले कि मैं चेक कर पाता किसी ने दोबारा एक ईंट फेंकी। मेरा दूसरा प्लान यही था कि मैं इस घर को किसी को रेंट पे दे दूंगा और अपने पिता के घर पर अपने बच्चों के साथ रहना शुरू कर दूंगा। मैं ये देखने के लिए बाहर निकला कि मेरे घर में कौन तोड़फोड़ कर रहा है, और मुझे ये पता करके कुछ भी सरप्राइज नहीं हुआ कि वो मान्या का भाई जतिन था। मैं आराम से उसके लंबे बालों को पहचान पा रहा था, और उससे भी जरूरी बात, मैंने उसको उसकी पसंदीदा किया में चढ़ते हुए देखा। उनमें इतना दिमाग भी नहीं कि वो अपने जुर्मों को छिपाने की कोशिश करें। मैं वापस अंदर गया और एक ईंट उठाई, और उनमें से एक पर लिखा हुआ था, पैसा दो वरना। मैंने शांति से उसे आंगन में फेंक दिया। मैंने अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन किया और घटना के बारे में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। एक पुलिस अधिकारी आया और उसने नुकसान और ईंटों को देखा। मुझे उसे अपनी पूर्व पत्नी और उसके परिवार के बारे में समझाना पड़ा कि वह मुझे अपनी विरासत का आधा हिस्सा लेने की कोशिश कर रही है, और ये बात भी कि वो लोग उसके लिए मुझे पिछले काफी समय से परेशान करे जा रहे हैं। मैंने उन्हें बोला कि चांसेस है कि ये आखिरी बार नहीं है जब मैंने उन्हें बुलाया है, और मैं इस बारे में भी सही था। कुछ समय बाद, हेलो दोस्तों, उस रात के बाद मैंने खिड़कियों को ठीक करवाया और फिर अपना और अपने बच्चों का सामान अपने पिता के घर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। मेरे दोनों बच्चे अपने दादा के घर जाने से बहुत खुश हैं, इस वजह से क्योंकि वो घर ज्यादा बड़ा है और उन दोनों का ना ही खुद का कमरा होगा पर खुद का प्राइवेट बाथरूम भी होगा। जल्द ही मेरे पुराने घर में नए किराएदार रहने आएंगे। मान्या और उसके परिवार को कोई अंदाजा नहीं है कि हम ऐसा कर रहे हैं, और सच बोलूं तो मैं चाहता भी नहीं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता चले, लेकिन मुझे पता है किसी न किसी तरह उन्हें आखिर में इसके बारे में पता चल ही जाएगा और वो मुझे दोबारा परेशान करना शुरू कर देंगे। और मैंने ये बात सोचना खत्म भी नहीं किया था कि वैसा ही होना शुरू भी हो गया, क्योंकि मैंने अपने पिता के यहाँ सामान रखा ही था कि एक सुबह करीब 3 बजे के आसपास हमारे घर एक आदमी आ टपका। आधी रात को मेरी नींद खुली और मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने के लिए नीचे गया। भगवान का शुक्र है कि बच्चे ऊपर सो रहे थे। जब मैं किचन में गया तो दरवाजे पर एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर खड़ा था, और इससे पहले कि मैं समझ पाता कि चल क्या रहा है, उसने मुझ पर बैट से हमला शुरू कर दिया। क्योंकि मैं अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था, वो मुझ पर हमला करता गया। मैं लड़खड़ाते हुए एक तरफ गया और ऊपर देखा तो बाहर से आ रही रोशनी उसके चेहरे को साफ दिखने के लिए काफी थी, और मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो मान्या का बड़ा भाई जतिन था। इससे पहले कि वो दोबारा हमले कर सके, मैंने उसे कपबोर्ड की तरफ धक्का दिया। इसकी वजह से उनसे रखा सामान नीचे गिर गया। मैं बस बच्चों के जागने और नीचे आने के बारे में सोच रहा था। मैंने जल्दी से जतिन को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उससे कहा कि अगर उसने अपना बेसबॉल बैट नहीं उठाया और मेरे घर से बाहर नहीं निकला तो मैं उसे ऐसा पीटूंगा कि वो दोबारा नहीं उठ पाएगा। मैंने उससे कहा कि अगर वो कभी मेरे घर वापस आया तो मैं पूरा पक्का करूंगा कि वो वापस न चल पाए, और इसके साथ ही मैंने उसे जाने दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सच में किसी के मेरे घर पे आधी रात आकर मुझ पर हमला करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, पर शायद मुझे अपनी उम्मीदें बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसा लगता है अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उसी पुलिस अधिकारी को फोन किया जिससे मैंने पहले बात की थी। जैसे ही वो आया मैंने उसे अपना बयान दे दिया। उसने मुझसे बोला कि मुझे घर में कैमरा लगा लेना चाहिए इससे पहले कि ये सब दोबारा हो। मैंने उससे कहा कि मैं कम से कम खुश था कि मेरे बच्चे नीचे नहीं आए, वरना उम्मीद से ज्यादा नुकसान हो जाता। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई कौन है, पर मेरे बच्चों से पंगा लेने वाले लोगों को मैं छोड़ने नहीं वाला।
पुलिस ने मेरा बयान लिया और फिर चला गया, और उस रात एक बार फिर मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई। मजे की बात यह है कि मान्या के भाई को पता था कि मैं कहाँ हूं, पर उसे खुद नहीं पता था। कुछ समय बाद मान्या को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि हम अपने घर से निकलकर अपने पिता के घर चले गए हैं, और वो मेरे पुराने घर में आ गई, जहां अब मेरे नए किराएदार रहते हैं। उसने दरवाजा खटखटाया, और जिस आदमी के लिए मैंने घर किराए पर दिया था, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। मेरी पूर्व पत्नी इस बात को लेकर घबराने लगी कि मैं वहां क्यों नहीं था, और क्या वो मेरी नई गर्लफ्रेंड थी या कुछ और। उस आदमी की पत्नी को उसे समझाना पड़ा कि वे किराएदार थे और मैं कहीं और रहता हूं, लेकिन मान्या नहीं मानी। उसने उस महिला से कहा कि वो बहुत बड़ी झूठी है और मैं घर में ही कहीं छुपा बैठा हूं और मुझे बाहर आकर उससे बात करने की जरूरत है। मान्या ने यहां तक कि उसे थप्पड़ तक मार दी और फिर उससे बोला कि अगर मैं वहां नहीं हूं तो फिर कहां छुपा बैठा हूं। लेकिन क्योंकि मान्या ने इस महिला को थप्पड़ मारा, इसलिए ना तो उसने कुछ बोला और ना ही मान्या को वापस थप्पड़ मारा। इसके बजाय उसने मान्या के चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को बुलाया, जिन्होंने आकर मान्या को मारपीट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब मैंने सुना कि मान्या ने क्या किया है, तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। जितने लंबी समय से मैं उसे जानता हूं, तब से उसे सिर्फ पैसों से ही मतलब रहा है। अगर पैसों की बात नहीं है, तो उसका पहला सवाल होता है कि वो और क्या निकाल सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, उसे बस इस बात से मतलब है कि क्या उसकी कोई वैल्यू है या नहीं। और ये बात कि उसने बिना सोचे समझे एक निर्दोष औरत पे हमला करा ने मेरी इस बात को पक्का कर दिया कि मैंने उसे तलाक देकर सही किया है। ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि मैंने उसमें ऐसा क्या देख लिया था जो मुझे उससे इतना प्यार हो गया था। प्यार सचमुच अंधा होता है, और उसके भाई जतिन को भी मेरे घर में घुसकर बेसबॉल बैट से मुझ पर हमला करने के लिए कुछ साल की जेल हो रही है। इन सब से उसके परिवार को कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन चांसेस ये है कि वो अपनी हरकतें नहीं बदलेंगे। यदि उन्हें किसी चीज से फायदा होता है तो चांसेस हैं कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, भले ही इसका मतलब सलाखों के पीछे समय बिताना हो। यदि आप मुझसे पूछें तो सच में उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। वैसे भी वो काफी समय से मेरा खून चूसने पे लगे हुए थे, और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि उस औरत को एक अठन्नी भी नहीं मिलेगी, मेरे मरने के बाद भी नहीं मिलेगी। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो आगे क्या प्लान लेकर आती है। इससे उसे कभी भी वो पैसा नहीं मिलेगा जो उसे लगता है उसका है। हालांकि सच्चाई यही है कि वो इन पैसों की हकदार न तो कभी थी और न ही कभी होगी।